हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए 2022 में पूछे गए फेज वन में एक पर्टिकुलर सेक्शन क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि फेज वन के अंदर नाबार्ड में दो सेक्शंस आते हैं, एक मेरिट सेक्शन होता है, एक नॉन मेरिट सेक्शन। तो मेरिट सेक्शन में आपका जीए, ईएसआई और एआरडी रहता है, और जो नॉन मेरिट सेक्शन है वहां पे आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग रहता है। तो क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, और इन क्वेश्चंस को देख करके आपको अंदाजा लग पाएगा कि कैसे आप बहुत आराम से इस जो सेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा स्कोर करके भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक हर्डल को क्रॉस करना होता है, तो कुछ क्वेश्चन चूज करने होते हैं जिनको सोल्व करके आप इसको आराम से क्वालिफाई कर पाओ। तो वो क्वेश्चन कितने होते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर आपने सोल्व कर लिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्वांट की नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर अभी तक इतनी नहीं गई है, 5 या 6 से ज़्यादा। तो मैक्सिमम आपका टारगेट 5-6 या सेफर साइड के लिए 7 से 8 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के अंदर, और उनको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो एक बेसिक आइडिया आज के इस सेशन में लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नाबार्ड ग्रेड ए गाइड बुक। इस गाइड बुक के अंदर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो एक नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट को चाहिए। चाहे वो आपका फेज वन का सिलेबस है, फेज टू का सिलेबस है, कौन से कंपोनेंट पूछे जाते हैं, उन कंपोनेंट को कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कट ऑफ कितनी जाती है, क्या सैलरी है, हायरार्की सिस्टम नाबार्ड के अंदर, वो सब इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होता है एक ही जगह पे इस रंगीन गाइड बुक में आपको मिल जाती है। तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर के डाउनलोड करिए और इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा, सो दैट आपको इस टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए कहीं भी भटकना ना पड़े। चलिए, तो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से है, और मुझे नहीं लगता कि ये बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही करने हैं पूरे पेपर के अंदर सोल्व। तो आपको उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना चाहिए जो रेगुलरली पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक का कोई भरोसा नहीं है, कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है, कभी किसी टॉपिक से। तो मैं जो कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जैसे नंबर सीरीज है, ठीक है, नंबर सीरीज यहाँ पूछी जाती है। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, क्योंकि इन तीनों में से किन्हीं भी दो टॉपिक से नाबार्ड क्वेश्चन जरूर पूछता है। और इसके अलावा आप डाटा इंटरप्रिटेशन अगर प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप चाहे बाकी क्वांट ना प्रिपेयर करें तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इनमें से कोई पार्ट कमजोर है तो आपको बाकी टॉपिक भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है। इफ d1 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर एंड d2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट वाइल गोइंग अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, तो if d1 distance is twice the distance of d2, find the speed of the boat in still water is how many time the speed of stream। अब देखो, अगर मैं कहूं कि जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो x है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो y है, तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो हमेशा दोनों का सम होता है, और जो अपस्ट्रीम स्पीड होती है वो दोनों का डिफरेंस होता है, x माइनस वाई। स्टिल वाटर में से माइनस कर देंगे। अब वो कह रहा है कि जो टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम के अंदर उसे 4 आवर लग रहे हैं, और अपस्ट्रीम के अंदर, क्योंकि ये d1 डिस्टेंस है, d1 distance is traveled by boat while going downstream in 4 hour and d2 distance traveled by boat while going upstream in 6 hours। तो ये d2 है और यहाँ पे उसको 6 आवर्स लग रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि जो d1 डिस्टेंस है इज द ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ d2, ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ d2। अब एक सिंपल सी चीज देखो, अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड को डाउनस्ट्रीम टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा भाई, है ना। और अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड को अपस्ट्रीम की के टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम इनटू स्पीड डिस्टेंस ही होता है, तो ये आ गया आपका d1 डिवाइड बाई d2, यही आ गया। लेकिन उसने कहा कि जो d1 डिस्टेंस है वो ट्वाइस है, तो ये रेशियो 2:1 होगा इनका डिस्टेंस का। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x प्लस 4y, दैट इज इक्वल टू ये 2 इंटू 6 12x माइनस 12×6 = 72। ठीक है, तो ये 4x इधर आकर के 1 सेकेंड, ये x माइनस वाई है, तो 12 12y हो जाएगा ये,
12y। तो 4x इधर आके माइनस होगा 8x, और ये 12y उधर जाके ऐड होगा तो 16y। तो x बाय y जो बचेगा 16/8 बचेगा, यानी 2:1। यही तो हमसे पूछा है कि स्टिल वाटर स्पीड ऑफ स्ट्रीम का कितने टाइम्स है। तो ये स्टिल वाटर x है, ये 1 है, तो ये इसका कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एजीज पे बेस्ड है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। यहां प्रैक्टिकली अप्रोच अगर आपकी है तो आप बना सकते हो। देखो क्या है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ रिंकू एंड टिंकू इज 5:1। ये रिंकू है, ये टिंकू है, दोनों की एज का रेशियो है 5:1। रिंकू इज 16 ईयर यंगर देन पिंकू। जो रिंकू है वो पिंकू से, पिंकू की एज में से 16 माइनस कर दोगे तो रिंकू की एज आ जाएगी, मतलब वो उससे छोटा है। आफ्टर 9 ईयर पिंकू विल बी 45 ईयर ओल्ड। 9 ईयर के बाद जो पिंकू की एज है वो 45 है, तो पिंकू की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 45 माइनस 9 यानी 36। तो अगर यहां से रिंकू की एज निकालनी है तो 36 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू रिंकू की एज, और रिंकू की एज आ गई आपकी 20। तो रिंकू की एज 20 है, यानी 5 की वैल्यू 20 है तो इंटू 4 हुआ होगा, तो इधर भी इंटू 4 होगा तो 4y आ गया भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ रिंकू एंड टिंकू इज सेम एज द एज ऑफ पिंकू, कि रिंकू और टिंकू की एज का डिफरेंस, तो अगर मैं 4y में से 20 माइनस कर दूं तो दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ पिंकू, और पिंकू की एज है 36। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो 4y इज इक्वल टू 20 उधर जाके ऐड होगा 56, तो y की वैल्यू होगी 56/4 दैट इज 14। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 14 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, आराम से कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट देखो, ये मिक्सचर पे बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 30%। इफ इन 60 ग्राम ऑफ मिक्सचर 12 ग्राम वाटर वाज एडेड। पहले तो देखो वो 60 ग्राम है, और इस 60 ग्राम के अंदर जो मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन है उसमें वाटर जो है वो 30% है। तो 60 ग्राम का 30% कितना होगा, 6 3 जा 18 ग्राम। तो बाकी का जो 42 ग्राम है वो मिल्क है। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर 12 ग्राम वाटर और ऐड कर दो, तो 12 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया हमने, तो वाटर हो गया आपका 30 ग्राम, और जो मिल्क है वो 42 ग्राम है। अब कह रहा है कि देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ मिल्क। तो अब जो मिल्क है वो कितना हो गया, 42 ग्राम डिवाइड बाय टोटल 42 प्लस 30, पूरा मिक्सचर तो 72 हो गया ना, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करोगे तो ये 6 से जाएगा तो ऊपर 7, 6 से गया तो नीचे 12, फिर ये 4 से जाएगा 25, 4 से गया 3, तो ये बन गया लगभग 57-58% के आसपास। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। If the shopkeeper sold an article for at rupees 8100 after giving a discount of 10%, 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 8100 में सेल कर लिया। There is an additional 5% delivery charge after the discount. If the person who bought it further sold it at 40% profit, तो what would be his selling price? हमें बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो पहली बात तो अगर वो 8100 का परचेज करके लाया है ये वाला पर्सन, तो उसने 5% इस पे डिलीवरी चार्ज भी दिया है, तो यानी उसका जो फाइनल प्राइस बना वो इसका 105% बना। अब वो इसको सेल कर रहा है 40% के प्रॉफिट पे, तो आप इसका फिर 140% ले लो, क्योंकि जब भी ज्यादा में सेल करेगा तो 100% में ऐड हो जाता है, कम में सेल करेगा तो माइनस, है ना। यहां पे आप ये सोचोगे कि ये 10% डिस्काउंट तो आपने लिया, ये तो बोला है 8100 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, 8100 इंटू 105 डिवाइड बाय 100 इंटू 140/100। जब आप इसको सोल्व करोगे 20 से 20, 5 से गया 21 और 5 से गया 20, और ये 20 से गया 7, तो 7 तो लास्ट में जरूर आएगा, 7 लास्ट में जरूर आएगा, और किसी भी ऑप्शन के लास्ट में 7 नहीं है एक्सप्रेम दिस, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 इंटू 1 और फिर इंटू 7, तो लास्ट में 7 जरूर आएगा, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर बाय ऑप्शन पिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ये डीआई है, बहुत आसान डीआई पूछा गया था। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देर आर 5 कॉलेजेस एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच कॉलेज आर प्रोवाइडेड इन द पाई चार्ट। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच कॉलेज, जैसे कॉलेज ए में 20% है, यहाँ कॉलेज बी में 18 है, कॉलेज सी में 16 है, कॉलेज डी में 22 है, और कॉलेज ई में 24 है, और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज ए सी एंड ई इज 100 है।
एक बात देखो, ए के अंदर कितने स्टूडेंट हैं 20%, ठीक है भाई, और सी के अंदर कितने हैं 16%, ठीक है भाई, और ई के अंदर कितने हैं भाई 24%। तो इन तीनों का एवरेज यानी डिवाइड बाय 3 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 100 है। अब देखो 20 प्लस 16 36 प्लस 40, तो ये हो गया 60, 60 बाय 3 यानी 20% की वैल्यू 100 है। तो हमें यहां से 1% की वैल्यू मिल गई 5। तो अब आपको बार बार इस चीज को यूज करना है कि 1% की वैल्यू 5 है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज बी एंड सी। अब बी के अंदर 18% है भाई, और कॉलेज सी के अंदर कितना है 16% है, तो प्लस 16, तो टोटल हो गया 34%, और 1% की वैल्यू 5 है, तो 34 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 170। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। तो बहुत आराम से सोल्व कर लेना है, बस परसेंटेज थोड़ा सा आपका ठीक ठाक होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिर से कितना आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे चुटकियों का खेल है, बस आपको राइट क्वेश्चन चूज करने हैं एग्जाम के अंदर। देखो क्या है, इफ देर आर 40% आर गर्ल्स इन कॉलेज सी। अब कॉलेज सी के अंदर, ये कॉलेज सी है, टोटल 16% बच्चे हैं कॉलेज सी में, तो कॉलेज सी 1% की वैल्यू 5 है, तो टोटल हुए 80। अब इसमें बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, जो गर्ल्स है वो 40% है, तो बॉयज 60% होंगे, तो 80 का 60% इज 48, 80 का 40% इज 32, तो देर आर हाउ मेनी बॉयज, तो बॉयज आर 48। विद इन अ सेकेंड ऐसे चुटकियों में सोल्व हो रहा होगा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड ई टुगेदर टू कॉलेज डी एंड ए। तो बी और ई के अंदर, बी में 18% है, ई में 24% है, तो ये टोटल कितना हुआ 42%। इसका रेशियो बताना है डी और ए के साथ, तो डी में कितना है 22 और ए में कितना है 20, तो ये हुआ 22 और 20, ये भी 40%, तो जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, बिल्कुल, है ना। तो बहुत आराम से आप इसको भी बना सकते थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ देर आर 20% मोर स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स देन इन कॉलेज ई। अब कॉलेज ई के अंदर कितने बच्चे हैं भाई 24%, तो 24% हमें पता है 1% की वैल्यू 5 है, तो 24% की वैल्यू कितनी होगी 120। अब कॉलेज एक्स के अंदर इस 120 से 20% मोर है, तो इसका 120% ले लो, दैट इज 144। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स एंड कॉलेज ए। अब कॉलेज ए में कितना है 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी 1% इज इक्वल टू 5 है, तो 20% इज 20 इंटू 500, तो ये 100 ये 144, तो दोनों का सम कितना 244, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। तो बहुत आराम से बना सकते थे इसको भी, कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। क्लियर है, तो बेसिक कैलकुलेशन और परसेंटेज रेशियो इन पे काम करो थोड़ा सा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे एफर्ट नहीं लगाना आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 5%, 10%, 15, 20% इन कॉलेज ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ई रिमेन्ड द सेम। अब 5 कॉलेज है ए बी सी डी ई, 1% की वैल्यू तो 5 है भाई। अब देखो 20% की वैल्यू कितनी होगी 100, 18% की वैल्यू कितनी होगी 90, और 16% की वैल्यू कितनी होगी 80, 22% की वैल्यू कितनी होगी 110, 24% की वैल्यू कितनी होगी 120। अब वो कह रहा है कि कॉलेज ए के अंदर 5% का इंक्रीमेंट है, तो 100 का 5% 5 होगा, तो यहां टोटल स्टूडेंट 105। कॉलेज बी में 10%, तो 90 का 10% 9, तो यहां टोटल 99। कॉलेज सी के अंदर 15%, तो 80 का 15% इज 12, तो यहां टोटल 92। डी के अंदर 20%, तो 20% 110 का 20% इज 22, तो यहां टोटल 132। और ई पे कोई चेंज नहीं करना, तो ये 120। बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं अब, तो 5 + 9 14 और 4 18, 1 + 9 10, 19 और 22 24, 2 3 4 5, तो 548, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, 548 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी इंक्रीजेज बाय 15, व्हाट विल बी द एंगल फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी इन द पाई चार्ट। पाई चार्ट में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, यानी 100% की वैल्यू है 360 डिग्री,
ठीक है, तो यहां पे 1% की वैल्यू कितनी थी 5, तो 100% यानी 500। 1% की वैल्यू कितनी आई थी 5 ना, तो 500 की वैल्यू 360 है। तो कॉलेज सी में ये देखो कि कितने स्टूडेंट हैं, पहले थे 16%, तो 16% की वैल्यू तो 80 है, अब 15 इंक्रीज हो गया तो 95। तो हमें पता है कि 500 की वैल्यू 360 डिग्री है, तो 95 की वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री डिवाइड बाय 500 इंटू 95। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से गया 10, 5 से गया 19, तो 19 6 जा 114, 11 19 3 जा 57 प्लस 11 68, तो 68.4 ये कुछ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 19 6 नहीं बचा 1, दोबारा फिर से देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एक गड़बड़ ये भी होगी ना, अब ये 15 स्टूडेंट भी तो इंक्रीज हुए हैं ना, तो टोटल ये वैल्यू 360 डिग्री, क्योंकि पहले 100% था तो 15 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो ये 515 की वैल्यू है। तो यानी इसको फिर से बनाएंगे हम, कैलकुलेट कर लोगे आराम से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो इंक्रीज हो गए ना, अगर सी के इंक्रीज हुए तो टोटल भी इंक्रीज होंगे, है ना। तो 515 की वैल्यू 360 डिग्री है, ठीक है ना। तो 95 की वैल्यू क्या होगी 360 डिवाइड बाय 515 इंटू 95, तो ये 5 से गया 103, ये 5 से गया आपका 19, तो ये 19 0 114 57 11 68, तो ये 103 से जाएगा 6, तो 618, और ये बच गया 6 और ये 60, तो ये फिर अप्रोक्सीमेटली 6 से फिर गया, तो 66.41 आएगा। थोड़ा सा अंदाजा भी लगाना सीखो कैलकुलेशन करते हुए, है ना, वो बहुत काम आने वाली चीज है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 टू 13, ये मैंने बताया था कि नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो ना, आपका आराम से निकल जाएगा, क्वालिफाई तो करना है यहां से। तो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ये 3 है, 7 है, 22 है, 89 है, 446 है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। देखो यहाँ सीधा सा लॉजिक लग रहा है, जब सीरीज बढ़ते चले ना एक अच्छे मार्जिन से, तो मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक होता है, जैसे ये इंटू 2 + 1 है, ये इंटू 3 + 1 है, ये इंटू 4 + 1 है, ये इंटू 5 + 1 है, तो यहाँ पे इंटू 6 + 1 होगा, तो 6 6 जा 36, और फिर 6 4 जा 24 27, और ये 2 6 7 6 + 1, तो 2677 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 5 यहां पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कर सकते हो सोल्व, आराम से कर सकते हो, ध्यान रखो थोड़े लॉजिक वॉजिक बनाने आने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फिर से आपको बताना है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो 7 है, क्वेश्चन मार्क है, 30 है, 48 है, 73 है, 107 है। अब भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, मतलब कुछ प्लस माइनस ही यूज हुआ होगा। तो अगर मैं ये देखूं तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है 18, यहाँ कितना ऐड हो रहा है 25, यहाँ कितना ऐड हो रहा है 30 27 7 34, कुछ अंदाजा आया क्या, नहीं आया। मैंने फिर से डबल डिफरेंस लिया, ये 7 ये 9, हो सकता है कि कोई ऐसी सीरीज हो यहाँ पे +5 हो रहा हो, तो हो सकता है कि ये डिफरेंस 13 हो। अगर ये डिफरेंस 13 है तो यहाँ 17 होना चाहिए, तो हो सकता है कि ये प्लस का 10 हुआ हो, है ना, और फिर यही डिफरेंस 10 और 13 का +3, यही एक सीक्वेंस बनेगी, तो यहाँ पे 17 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डबल डिफरेंस हो रहा था, थोड़ी सी कैलकुलेशन फिर से काम आई यहाँ पे, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर से एक सीरीज है देखो, 96 है, 996 है, फिर 371 है, फिर 771 है, 546 है, तो यहां पे क्या ऐड होगा। एक बार सीरीज बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये कभी डबल सीरीज हो सकती है। जैसे यहां पे देखो आप 900 ऐड हुआ है, अगर आप इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लोगे तो 400 है। अब ये 30 का स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो यहां हो सकता है 10 का स्क्वायर हो, तो वो ऑप्शंस पे भी डिपेंड करेगा ना। यानी यहां पे 546 में +100 कर दें तो 646, क्या ये ऑप्शंस के अंदर है, तो बन गई बात हमारी। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लॉजिक यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक काम करेगा, है ना, तो वो आपको बनाना है, देखना है, चेक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 टू 16 क्वेश्चन, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, तो ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है और आंसर करना है। जैसे पहले वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या है, x² - 5 = 20, 5 उधर जाके ऐड होगा तो x² की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू +5 और -5 दोनों आ गई भाई। अब यहां पे आप देखोगे y² + 3y = 40, तो y² - 3y सॉरी +3y - 40 = 0। अब इसके दो रूट ऐसे सोचिए जिनका सम 3 और रूट
प्रोडक्ट 40 हो, तो वो होंगे 8 और -5। लेकिन जब आप इसके रियल रूट लेते हो तो इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो वो -8 और प्लस का 5 होगा। ठीक है, तो अब इनमें रिलेशन बनाओ। अब एक बात देखो, जो +5 है ये तो इसके इक्वल और इससे ग्रेटर है, तो एक तो रिजल्ट निकल के आया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y है। लेकिन ये जो -5 है ये इस +5 से छोटा है और इससे बड़ा है, तो अब अपोजिट साइन भी आ गया है ना, तो फिर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो जब दोनों साइन आ जाएं, ग्रेटर भी और लेस भी, तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब यहां से फिर से आपको रूट सोचने हैं बच्चे, और रूट आप तभी सोच पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक होगी। दूसरी इक्वेशन है 6y² प्लस 31y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो 26 सम होना चाहिए और प्रोडक्ट होनी चाहिए 3 और 16 की प्रोडक्ट होती है 48, तो वो रूट होंगे 24 और 2। तो x के रियल रूट आएंगे -24/3 और -2/3, तो ये माइनस का 8 होगा और ये माइनस का 0.66 होगा, है ना। और यहां से आप देखोगे सम होना चाहिए 31 और प्रोडक्ट होनी चाहिए 18, 6 या 108, तो वो दो रूट होंगे 27 और 4। तो y के रियल रूट आएंगे -27/6 और -4/6, है ना। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ी है और आपको पढ़ना है ये, तो यूट्यूब पे हमारे लेक्चर अवेलेबल है। आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एड्यूटैप टाइप करेंगे, आपको एक वीडियो खुल जाएगी और उसमें बहुत बेसिक से बताया गया है सब कुछ, तो पढ़ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ मेमोरी बेस्ड ये पेपर सोल्व करवाना था, तो मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करो भाई, ये 3 से गया 9, 3 से गया 2, तो ये माइनस का 4.5 हो गया और ये माइनस का 0.66 हो गया। अब ये जो रूट है ये इसके इक्वल है और इससे बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो वाक्य में बड़ी होती है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y हो गया। लेकिन ये जो रूट है ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो फिर से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि एक रूट अगर एक रूट से बड़ा हो और एक से छोटा हो तो कोई रिलेशन नहीं बनता, है ना। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर देखो। अब ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, ऐसे बहुत मतलब ऐसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ना बार्ड में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से देखो सम ये होना चाहिए प्रोडक्ट ये, तो x के रियल रूट 2 और 3 आएंगे। जब आप यहां से देखोगे 2y² - 5y + 3 इज इक्वल टू 0, तो सम ये होना चाहिए प्रोडक्ट ये, तो ये फिर से -3 - 2। लेकिन जब आप रियल रूट लोगे तो 3 और 2 डिवाइड बाय 2, तो ये तो आया 1.5 और ये 1, तो ये दोनों वैल्यूज तो इससे बड़ी है, तो मतलब x ग्रेटर होगा y से, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया मैंने आपको कि कैसे सोल्व होंगे, कहां फोकस करना है। यहां सिखाना पर्पज नहीं था कि क्वेश्चन सोल्व करके मैं पूरा ऐसे दिखाऊंगा, पर्पज था ये लेवल बताना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन द रेशियो दिस। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट का रेशियो आता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट के बाद आएगा, जब आप इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट करेंगे। अब ए बी सी है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो हमेशा कि इन्होंने इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करी। आफ्टर 6 मंथ ए इंक्रीजेज इज शेयर बाय 50%, आफ्टर 10 मंथ सी इंक्रीजेज शेयर बाय 1.5 टाइम। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द 1 ईयर इज 27, देन सी इज शेयर। तो एंड ऑफ 1 ईयर बोल रहा है, तो टोटल टाइम 1 ईयर है। तो इनकी जो पार्टनरशिप है वो 746 से शुरू हुई, 6 महीने ए का इतना ही पैसा लगा रहा, फिर 6 महीने के बाद उसने 50% इंक्रीज कर दिया, तो 7 का 50% 3.5 होगा, तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 10.5 नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। अब आफ्टर 10 मंथ सी, बी ने तो कोई चेंज नहीं किया, आफ्टर 10 मंथ सी ने कितना चेंज कर दिया 1.5 टाइम, इंक्रीजेज इज शेयर बाय 1.5 टाइम। तो 6 का 1.5 टाइम कितना हो गया, 6 का 1.5 टाइम 9, ये 2 मंथ के लिए, और इसका सारा 12 मंथ के लिए। तो यहां से रेशियो बन जाएगा ये 42 और ये बन गया भाई 63, तो ये हो गया 105, ये हो गया 48 और ये हो गया 60 और 18 78। तो 3 से अगर सिंप्लीफाई करें 35, 3 से करेंगे 24, 3 से करें 26, तो टोटल अगर सम कर दूं ये हो गया 50 और ये हो गया 35, तो 85 की वैल्यू है 27,000, तो 1 की वैल्यू होगी 27,000 बाई 85, 5 से गया 17, 5 से गया 5, फिर 400 लाइक इतना। तो सी का प्रॉफिट हमें बताना है,
कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना कहीं। 9 2 जा 18, ये 62। अगर इन सी इंक्रीज शेयर बाय 1.5 टाइम, अगर 9 इंक्रीज किया है उसने, हमने 9 ले लिया ना, इंक्रीज ही है इतना। चलो फिर से कैलकुलेट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इंक्रीजेज बाय इतना है तो 6 का 1.5 टाइम इंक्रीज किया है, इंक्रीजेज बाय बोला है, तो वो 9 और इंक्रीज हो गया 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू 3 होगा ये, तो ये 60 और 30 ये 90 होगा भाई, है ना। तो अब ये 35 बचेगा, अब ये 24 और 3 से जाएगा तो 30, है ना। तो ये 35 और 24 ये बन जाएगा कितना, 59 और 30, ये तो फिर 89 बन रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की है हमने। अच्छा, ये 3 से कट के ही 16 आ रहा था, है ना, ये 3 से कट के ही 16 आ रहा था भाई, यहां पे गड़बड़ की थी हमने। ठीक है, तो अब देखो कुछ बन रहा है, ये 51 और 30 81। ठीक है, बन गया 81, 35 16 और 30, 81 की वैल्यू है 27,000, तो 1 की वैल्यू होगी 27,000 बाई 81, तो 27 से गया 3 और ये 3 से जाएगा 1000 बाई 3 बच गया, 1 की वैल्यू 1000 बाई 3, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, 30 इंटू 1000 बाई 3, 3 गया 10, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहां हमने गड़बड़ कर दी थी, सी इंक्रीजेज इज शेयर बाय 1.5 टाइम है, तो हमने इंक्रीजेज 2 कर दिया था। ठीक है, और ये 3 से काटने के बाद 24 नहीं 16 आएगा। ठीक है, चलिए, if the ratio of the volume of cone to the cylinder is 12:15 और radius of the cone to the cylinder is this, the height of the cone is this, find the height of, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। अब जो कोन की वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है, ये 12:15 में है। अब जो रेडियस ऑफ द कोन है वो सिलेंडर के साथ 2:1 है, तो यानी कि सिलेंडर की कोन की रेडियस 2 है तो सिलेंडर की रेडियस 1 है, और कोन की जो हाइट है वो 30 है, तो यहां पुट कर दो 1/3, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और हाइट है 30, और डिवाइड बाय आर यानी 1 का स्क्वायर और हाइट हमें बतानी है, दैट इज इक्वल टू 12:15। तो ये 3 से गया 10 और ये 2 2 जा 4, 4 से गया 3, 3 से ये जाएगा 5, तो इसकी जो हाइट आएगी वो 50 मीटर आ जाएगी भाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। 16,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 1 पार्ट इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम दैट गिव्स 15% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली फॉर 2 ईयर, द अदर पार्ट इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम जो कि 10% देता है 2 ईयर के लिए। अगर टोटल इंटरेस्ट अर्नड इज 3600, तो बताओ 10% पे कितना पैसा लगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, अगर 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 3600 है तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1800 है, तो 15% जब पैसा लगाया जाएगा, मान लीजिए सारा पैसा 15% पे लगाया, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2400। ठीक है भाई, और अगर वो सारा पैसा 10% पे लगाए 16,000 का 16,000, तो उसे मिलेगा 1600, और मिला के मिल रहा है कितना, 1800। इन दोनों का जो गैप है वो 200 है, इन दोनों का गैप है 600, तो जो रेशियो बनेगा दैट इज 1:3। तो 1 और 3 टोटल हो गया 4, 4 की वैल्यू है 16,000, तो 1 की वैल्यू है 4,000, तो ये 4,000 है और ये 12,000 है ना। तो फाइंड द सम, जो 10% पे लगा तो वो 12,000 लगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है, एलिगेशन और मिक्सचर से आप इसको बना सकते हो आराम से। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है भाई, तो आप सबको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये जो हमने पूरा पेपर सोल्व किया है 20 के 20 क्वेश्चन, उसको सोल्व करने के पीछे एक ही पर्पस था, सो दैट आप एक आइडिया ले पाएं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से आप प्रिपेयर करें और आपका जो 2023 का एग्जाम है उसमें आप क्वांट सेक्शन को बहुत आराम से क्वालिफाई कर लें। ठीक है, जितने टाइप की ट्रिक्स हमने पढ़ी हैं, जितने टाइप की चीज़ें हमने सीखी हैं, वो हमारे कोर्सेज में हमने आपको अवेलेबल करवाई हैं। तो नाबार्ड ग्रेड ए 2023 के लिए हमने ऑनलाइन कोर्सेज जो बेस्ट ऑफ द नंबर 1 कोर्स है वो लॉन्च किए हैं। दोनों पैक हैं हमारे, गोल्ड पैक और सिल्वर पैक। दोनों में डिफरेंस क्या है कि गोल्ड पैक में आपको बिल्कुल फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट एक प्रिपरेशन पैक है आपका।
फेज जो सिल्वर पैक है उसके अंदर आपको फेज 1 के अंदर ESI, ARD और GA तो मिलेंगे, लेकिन जो क्वालिफाइंग सेक्शन है वो नहीं मिलेंगे, है ना, जैसे क्वांट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, वो वाला। फेज 2 कंप्लीट मिलेगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसी में शामिल है, और कुछ आप सैंपल मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, कोर्सेज के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसे डाउनलोड कर लेना है, कोर्सेज से जुड़ जाना है आपको। तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको एक आइडिया दे पाया होगा। क्वेश्चन सोल्व करना पर्पज नहीं था, एक आइडिया देना पर्पज था, और शायद उसमें कहीं ना कहीं हम सफल हुए होंगे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई होगी इस सेशन के जरिए कि 2023 के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कहां तक हमें प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा, और आप इसके बाद किस कंपोनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा। क्या आपको रीजनिंग के चाहिए, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, जर्नल, जिस भी सेक्शन के आपको चाहते हैं कि 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाइए, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।